चलिए, हाय एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। आज अपन रिवाइज करेंगे आपका फेवरेट टॉपिक जिसका नाम है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, चलिए। अच्छा, सेक्शन कितने यहाँ पे? सेक्शन 28 to 44, तो लगभग 16 सेक्शन है एंड वेटेज एवरेज 7 मार्क्स है। 5 to 7 मार्क्स के लिए टॉपिक आता है। ठीक है, देखते हैं अपन क्या है। चलो नाउ, अब इसके पहले रिवीजन नोट्स जो होंगे वो नीचे लिंक में दिए, वीडियो के नीचे लिंक है ना, उसमें आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे। प्लस मैंने ग्रुप में भी शेयर किया है। फिर भी आज कुछ बच्चे बोल रहे थे कि नोट्स कहाँ पे है, मैंने रिप्लाई किया मैं घर पे आके देता हूँ, है ना। अभी ग्रुप पे कल ही शेयर तो किया है। कुछ बच्चों को नोट्स नहीं मिल रहे थे तो उनके लिए होम डिलीवरी अवेलेबल है, चार्जेस 1 लाख रुपीज। चलिए, ओके, सो नाउ यस, जल्दी चलो। आज पहला दिन, काफी सारे लोग हैं। अभी धीरे धीरे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, दिस अप्लाइज टू अवर क्लास वेरी फास्ट। 3 दिन के बाद देखना मैं अकेला रहूंगा। ओके, मैं और मेरा कैमरा। चलिए, ओके नाउ रिवीजन स्टार्ट करने से पहले 115 BSc अल्टरनेट टैक्स रिजिम। अभी रिवीजन का मतलब है, सबसे पहला क्वेश्चन मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने मेन लेक्चर्स कवर किए हैं। कल बच्चों के मैसेज आए थे, इसे हमारा PGP टॉपिक रह गया है, क्या रहा है फिनिश इन रिवीजन। बोला यही बच्चे बता सकते हैं। नहीं, उसका क्वेश्चन है, मतलब आपसे पूछ रहा था कि उसका कहते कि रिवीजन में 3 दिन में टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना, तो वेरी गुड, गुड आंसर। तो गाइस, पहले आपको रेगुलर लेक्चर कवर करना है, उसके बाद ही रिवीजन देखना है। डायरेक्ट रिवीजन फिर मैं भी वैसे ही पढ़ाता था क्लास में। ठीक है, मेन लेक्चर आपके कवर होना जरूरी है। ओके नाउ, अभी 115 BSc में ये आपको लिस्ट अच्छे से लर्न करना है। कौन से बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे? पहला, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। दूसरा, टी कॉफी रबर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तीसरा, साइंटिफिक रिसर्च, ये कौन सा है? रिसर्च थ्रू आउटसाइड एजेंसी का नहीं मिलेगा। बराबर है? यस, गुड। देन स्पेसिफाइड बिजनेस, सेक्शन 35 में जो स्पेसिफाइड बिजनेस है वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, तो ये जो 6 प्रोविजंस है उसका आपको बेनिफिट कहाँ पे नहीं मिलेगा? ATR में नहीं मिलेगा, बाकी सभी का आपको बेनिफिट मिलेगा। ये एकदम सिंपल पॉइंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ सेक्शन 28 में क्या दिया है? बेसिस ऑफ चार्ज। क्या दिया है? मतलब कौन सा इनकम यहां पे टैक्सेबल है। वेरी सिंपल, थियोरेटिकल। सर, आई हैव स्कोर्ड 78 मार्क्स इन टैक्स लॉ बिकॉज ऑफ यूट्यूब रिवीजन लेक्चर। थैंक यू अंशु, थैंक यू सो मच। उसको 78 मार्क्स है टैक्स में, ऐसा बोल रहे हो। ग्रेट, इन सबको भी आने वाले हैं जल्दी ही, मतलब अगले इसमें। हाँ, ओके नाउ ध्यान दो अभी। चलो, तो ये अच्छा, ये एक बार पढ़ना, इस पर कुछ एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया। बताओ PGP इनकम में क्या आता है, बट पढ़ लेते हैं। पहला, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस प्रोफेशन। आप में से काफी लोगों के पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं, मैं भी बिजनेस बनूं, तो ये सब इनकम यहाँ पे आएगा। वेरी सिंपल। कॉम्पेंसेशन टू मैनेजमेंट एजेंसी, ये अपन ने देखा था कि आप मेरा बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, और मैंने सडनली वो एग्रीमेंट तोड़ दिया। मैंने क्लास में एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें आपका काफी लॉस होने वाला था, इसलिए वो लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए मैंने आपको कॉम्पेंसेशन दिया है। बिकॉज यू आर मैनेजिंग माई बिजनेस एंड सडनली मैंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, तो आपका काफी नुकसान होने वाला था। तो इन गुड फेथ मैंने कहा ठीक है, मेरे वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है, मैं आपको कॉम्पेंसेट करता हूं। तो ये जो आपको इनकम मिलेगा वो बिजनेस इनकम माना जाएगा। ज्यादा सोचो, ध्यान में रखना है बस। इनकम ऑफ ट्रेड प्रोफेशनल एसोसिएशन, अपने जो तीनों इंस्टीट्यूट है उसका इनकम कहां पे जाएगा? बोलो। जो टैक्सेबल है, नॉट एवरी इनकम। कहां पे जाएगा? यस, और भी होगा। ट्रेड मतलब कोई ज्वेलरी एसोसिएशन रहेगा ऑल इंडिया लेवल पे, सीमेंट का रहेगा, होता है ना आपके बिजनेस का एक लॉबी होता है, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ ज्वेलरी, तो उनका जो इनकम है वो मेंबर से पैसा अगर लेते हैं कि नहीं, तो वो इनकम यहाँ पे टैक्सेबल है। एक्सपोर्ट इंसेंटिव, जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं, ये कस्टम में आने वाला है, तो आपको बहुत सारे गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बेनिफिट देती है, तो वो भी बिजनेस इनकम है। परक्विजिट फ्रॉम अ बिजनेस और प्रोफेशन, मैंने आपको विराट कोहली का एग्जाम्पल दिया था कि विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच मिला, है ना, 1 लाख रुपए का घड़ी मिला, ये क्या हो गया? परक्विजिट। मैंने आपको डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया था कि डॉक्टर सर्टन मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है,
एंड उस एरिया में उस कंपनी का अगर उतना सेल होता है तो उसको पैसे मिलते हैं या वो सिंगापुर ट्रिप देते हैं, अलग अलग तरह से कंपनी उसको कॉम्पेंसेट करती है, बिकॉज डॉक्टर की वजह से फायदा हुआ है तो वो भी उसके लिए बिजनेस इनकम होगा। देन काफ़ी सारे कार कंपनीज, उनके जो डीलर है ना, उनको दिवाली में एक्स्ट्रा ऑफर देती है, क्योंकि नॉर्मली इंडिया में ट्रेंड क्या है, जब भी कोई फेस्टिवल रहेगा अपन नई चीज़ें खरीदते हैं, दिवाली है, दशहरा है, तो और सेल बढ़ाने के लिए उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जाता है कि एज अ डीलर तुमने अगर एक्स्ट्रा गाड़ी बेची, नॉर्मल कमीशन तो मिलेगा ही, प्लस आधा किलो गोल्ड मिलेगा। एंड उन्होंने वो टारगेट अचीव किया तो ये जो आधा किलो गोल्ड मिला वो आपके लिए क्या होगा, बिजनेस इनकम माना जाएगा। ये रिविजन डेली होगा, यस डेली, डिपेंड्स ऑन अटेंडेंस। अपना कंडीशन क्लियर है, जिस दिन अटेंडेंस बंद लेक्चर बंद, तो जब तक आप आते रहेंगे तब तक रिविजन चलता रहेगा। जिस दिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न अप्लाई हो जाएगा मैं अनाउंस करके बंद कर दूंगा। तो ये आपके ऊपर लेक्चर कितने दिन चलेंगे, मैं तो रोज आने को रेडी हूँ। अभी कल देखते हैं, फोटो निकाल के रखते हैं, मयूर एक फोटो निकाल के रखना जरा, अभी नहीं आराम से। हाँ, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी अपन पढ़ेंगे सेक्शन 40B। तो एज अ पार्टनर आपको जो रेम्यूनरेशन मिलता है वो बिजनेस इनकम माना जाता है। अमाउंट रिसीव्ड फॉर सर्टन एग्रीमेंट, इसमें दो तरह के एग्रीमेंट थे। मैंने आपको एक मेडिकल शॉप का एग्जांपल दिया था कि आपके दुकान के बाजू में मैं मेरा मेडिकल शॉप स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे आपके लिए ऑटोमेटिक कंपटीशन क्रिएट होगा। तो आपने मेरे को 10 लाख रुपए दिया फॉर नॉट स्टार्टिंग अ शॉप ओवर देयर, फॉर नॉन डूइंग सर्टन एक्टिविटी, यू आर गिविंग मी 10 लाख रुपया। आपने कहा सर ये 50 करोड़ लो, रिवीजन लेक्चर मत लो। तो ये जो अगर मैंने आपसे पैसा लिया है तो मेरे लिए बिजनेस इनकम माना जाएगा। तो ये ऑफर आपके लिए ओपन है, अगर आपने अभी दिया तो मैं बंद करके निकल जाऊंगा। नहीं, उसने ऑप्शन दे दिया कि सर कुछ चॉइस है कि इसमें। यस ललित, यू आर राइट। हाँ नहीं, जो आएंगे तो लेंगे। यस आइए, सिंपल मैडम आइए। नेक्स्ट, तुम लोग हर बार कैसे लेट आते हो? सुनो ना, 8:15 बजे लेट, ब्रेक के बाद लेट, 3:30 बजे लेट, क्या प्लानिंग करके आते हो क्या? नहीं, आई थिंक मेरे को अभी समझा, फेमस होने के लिए पर्पसफुल लेट आते हैं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। वीआईपी लोग लेट आते कि नहीं बताओ? मैं तो पहले आता हूं ना, लेट कौन आते हो? वीआईपी लेट आते हैं। चलो ओके, नेक्स्ट सुनो, ध्यान दो प्लीज प्लीज, कीमन प्लीज ध्यान दो सर, लोकेश साहब। हाँ, कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी। नाउ व्हाट इज कीमन, मैंने चैप्टर 3 में कहा था, वापस बता दो प्लीज पे अटेंशन। कीमन मतलब आप कंपनी के डायरेक्टर हो, सीईओ हो, कंपनी ने आपका, ओ सर अपन बाद में तीनों डिस्कस करते, मेरे को पता है तुम आज मेरे को पाव जी खाने लेके जाने वाले हो, मैं रुकता हूँ, तुम टेंशन मत लो। उसने वो बोला कि आज सब जैसी गार्डन जाएंगे। सो ध्यान दो, तो कीमत मतलब आप कंपनी के सीईओ हो या टॉप मैनेजमेंट में हो, आपका कंपनी ने इंश्योरेंस प्रीमियम निकाला है, आपका नहीं किसी और का, क्योंकि उसको मेरे को मारना पड़ेगा, हाँ है ना। एंड उस बेचारे की डेथ हो गई तो उसका पैसा किसको मिलेगा? कंपनी को मिलेगा। तो कंपनी के लिए वो बिजनेस इनकम होगा। बाकी ठीक है। नाउ अभी 3 इनकम ऐसे है, ये एक बार पढ़ के रखना है, मैं आपको बता दूं कहाँ से, ये थियोरेटिकली बस, इसमें कुछ एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ी आएगा व्हाट इज बिजनेस इनकम। नाउ ये इनकम जो है ये आपके हिसाब से बिजनेस इनकम होगा, लेकिन गवर्नमेंट इसको बिजनेस इनकम नहीं मानेगा। पहला, रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। मैंने आपको क्लास में एग्जाम्पल दिया था कि आपके पास 100 करोड़ रुपया है, आपने 1-1 करोड़ के 100 फ्लैट लेट आउट किए हैं एंड यू आर जस्ट एंजॉइंग द रेंट एंड यू आर मैनेजिंग दोस प्रॉपर्टीज। तो आपको जो हर साल 6 लाख रुपए रेंट आ रहा है, आपने कहा सर मेरा बिजनेस है, आई एम इनटू बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट हाउस प्रॉपर्टी, तो ये आपका बिजनेस इनकम नहीं माना जाएगा, ये आपके लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा। क्यों? उसका मैंने लॉजिक भी कहा था कि अगर वो बिजनेस इनकम आ गया तो यू विल क्लेम एन नंबर ऑफ एक्सपेंसेस, और सबसे भारी खर्चा कौन सा है? डेप्रिसिएशन। एक ही खर्चा आप डेप्रिसिएट डेबिट कर दोगे, प्रॉफिट 0 हो जाएगा, तो अब टैक्स देने के जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, ये तेरा बिजनेस एक्टिविटी होगा, हम डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन हम उसको बिजनेस इनकम नहीं मानेंगे। सेम डिविडेंड है ना, आपका बिजनेस है शेयर्स खरीद के बेचने का, तो शेयर्स आपके लिए स्टॉक हो गया, एंड स्टॉक में से हमको जो भी प्रॉफिट मिलता है हम उसको बिजनेस इनकम मानते हैं, लेकिन डिविडेंड को बिजनेस इनकम नहीं मानेंगे। डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है और उसमें एक ही खर्चा अलाउड है,
20% इंटरेस्ट, बाकी कोई अलाउड नहीं है। एंड विनिंग फ्रॉम लॉटरी, यस, तो कैजुअल इनकम, मेरा बिजनेस है लॉटरी का, तो मेरे लिए लॉटरी टिकट क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है, तो उससे अगर मेरे को फायदा होता है, लॉटरी टिकट मेरे को लग गया 1,000 करोड़ का, तो मेरे लिए बिजनेस इनकम, क्योंकि वो अदर सोर्स में जाएगा। सी लॉजिक तीनों का एक ही है। अगर ये बिजनेस में आ गया तो हम क्या करेंगे, विल क्लेम सो मेनी एक्सपेंसेस, जिससे हमारा इनकम क्या हो जाएगा, कम, एंड बाद में टैक्स देने की जरूरत, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि ये इनकम पीजीबीपी में नहीं आएगा। ठीक है, देन कोई इनकम जो एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट इनकम कहीं भी टैक्सेबल नहीं होगा। एंड जब हम एसेट बेचेंगे वो कहाँ पे जाएगा, कैपिटल गेन में जाएगा। ठीक है, तो यहां तक जो है वो थेरी पार्ट है, ये भी थेरी पार्ट है। बोलो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, क्योंकि ये बिजनेस इनकम माना जाता है और उसका रिलेशन सेट ऑफ से है। व्हाट इज स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन, सिंपल लैंग्वेज में आपको पता है, करेक्ट, सबको पता है, इंट्राडे। यहां पे जो ट्रेडर है उसका इंटेंशन है खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए उसका क्या माना जाता है, वो बिजनेस इनकम माना जाता है। क्या माना जाता है, बिजनेस इनकम माना जाता है। ठीक है, नाउ अभी ध्यान दो सब लोग, तो ये यहां तक हो गया थेरी पार्ट, जो आपको घर पे भी एक बार पढ़ना है। यस करेक्ट है ललित। अभी अपन पढ़ेंगे डिडक्शंस। सेक्शन सबको पता है, टोटल कितने सेक्शन है, 32 37, बराबर है क्या। उसके दो पार्ट करेंगे अपन, पहला है 32 36 एंड दूसरा है 37। इसका फर्क क्या है, ये स्पेसिफिक डिडक्शन है, क्या है, स्पेसिफिक डिडक्शन, और ये यस नॉट कवर्ड बाय, तो जो भी, तो सेक्शन 32 36 में जो मैं आपको बताने वाला हूं वो स्पेसिफिक डिडक्शन है, बट जो खर्चा यहां पे कवर्ड नहीं वो कहां पे आएगा, सेक्शन 37 में आएगा, जिसको बोलते हैं जनरल डिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, जनरल डिडक्शन। ठीक है, अभी ऑनलाइन कोई डाउट तो नहीं ना, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अभी कुछ वर्ड्स अपन पहले डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनना। ये समझा आपको, ये डायग्राम अपने रेगुलर क्लास में भी अपन ने बनाया, आपके नोट्स में है वो। तो 32 36 कौन से खर्चे हैं, स्पेसिफिक मतलब उसका नाम लिखा, ये एक्सपेंस है, एंड 37 में कौन से है, जनरल है, कौन से है, जनरल। ठीक है, ऑनलाइन यहां तक ओके है, फटाफट रिप्लाई करो, हो गया, ठीक है। अभी ध्यान दो, अभी इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स अपन सीखने वाले हैं। जो भी एक्सपेंडिचर है 32 37 में, अगर वो या तो वो क्या होगा, अलाउड होगा, या तो क्या होगा, डिसअलाउड। अच्छा, अलाउड का मतलब क्या है एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिसअलाउड। जब भी अपन क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, आपको ट्रेडिंग P&L अकाउंट दिया जाएगा एंड उसमें खर्चे ऑलरेडी रिकॉर्ड किए जाएंगे, बट वो अकाउंट्स के हिसाब से। अपने को क्या करना है, अकाउंटेंट ने जो P&L अकाउंट बनाया वो अपने को रीड्राफ्ट करना है एज पर इनकम टैक्स। हमको क्या करना है, अकाउंटेंट ने जो P&L बनाया वो अपने को क्या करना है, रीड्राफ्ट करना है एज पर इनकम टैक्स। क्या करना है अपने को, रीड्राफ्ट करना है एज पर इनकम टैक्स। तो ये खर्चा अभी बताओ इनिशियली रिकॉर्ड कहां पे हुआ है, ये खर्चा P&L में क्या हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा, अगर वो खर्चा इनकम टैक्स में भी अलाउड है या फिर डिसअलाउड है, तो अगर वो डिसअलाउड है मतलब अकाउंटेंट ने तो रिकॉर्ड किया है, अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया है, इनकम टैक्स में डिसअलाउड है, तो हम क्या करेंगे बताओ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर डिसअलाउड। उसको मैं P&L से हटाऊंगा, मैं अगर P&L से हटाऊंगा तो प्रॉफिट क्या होगा। तो व्हेनेवर आई से एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउड, क्या करते हैं अपन उसको, वापिस लेस बोल रहे हो, वाह, मार्क्स लेस होने वाले हैं, है ना। हाँ लोकेश, अरे समझा कि नहीं पूछ रहा हूं, एडेड इन इनकम, तो इसको क्या करना है, इनकम में ऐड करना है। एंड अगर अलाउड है तो, अरे कैसे रे तुम लोग, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड 50 बार लिख के दिया क्लास में, फिर भी अभी भी, है ना, मतलब डिसअलाउड तो भी ऐड, अलाउड तो भी ऐड, पढ़ना क्यों है फिर, मार्क्स लेस करने के लिए। तो ये आपको समझा क्या, क्या हो गया मयूर,
हाँ यस, ये बेसिक है, सुनो। ये कब, अगर एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड टू P&L अकाउंट है तो, एंड रिकॉर्डेड नहीं है तो, लेट्स सी क्या होता है अभी। आगे मैं लिखता हूं एक्सपेंडिचर उसके दो पार्ट। अच्छा, ये पहला बेसिक क्या, ये रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। नॉट रिकॉर्डेड इन P&L अकाउंट। इसके भी दो पॉसिबल ट्रीटमेंट है। अच्छा, रिवीजन क्लास में मैं आपको लिखने के लिए एक्स्ट्रा समय नहीं दे पाऊंगा, तो जिनको लिखना है आपको मेरे साथ लिखना है। रेगुलर सेशन में काफी समय रहता है, यहाँ पे इतना समय नहीं है ना? तो आपको मेरे साथ भागना है, कहाँ पे जाना है पता नहीं, वो भागते रहो। या तो ये अलाउड होगा या तो ये डिसअलाउड। अभी इसका ट्रीटमेंट क्या है, आप सब क्रांतिकारी आत्मा लिखोगे आंसर। चलो ऑनलाइन आंसर लिखो। ललित, वेरी गुड, ललित ने आंसर दिया है। चलो, तो ये रिकॉर्ड हुआ है, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बिकॉज आपने को जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो खर्चा रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है मेरे को नहीं पता, दोनों आ सकते हैं ना, अपने को दोनों की तैयारी रखना है। चलो, ये हो गया पहला पार्ट, मैंने लिखा है। ये हर्षिता, वेरी गुड। चलो गाइस लिखो, हो गया सही। तुम आंसर देना चाहोगे? सबसे पहले तुमने हाथ ऊपर के इस क्लास में, सबसे पहले 10 मिनट से हाथ ऊपर के बैठे। सर आई विल आंसर फर्स्ट क्वेश्चन। बोलो सही, क्या करना है? अलाउड, डिसअलाउड? लातूर, अलाउड है तो लेस करना है, अलाउड है तो लेस, एंड डिसअलाउड है तो इग्नोर। ठीक है, और कुछ? यस, सही है क्या? सही है क्या, या नहीं? क्या 2-3 ऑप्शन डाल दूं? विच एवर यू वांट। बराबर है ना? करेक्ट, वेरी गुड आंसर लातूर, बहुत बढ़िया। इस बात पे हमको तुम कॉफी पिला देना। ओके, सो प्लीज ध्यान में रखना है, अलाउ डिसअलाउ रट के मत जाना। वो अमाउंट वहां पर रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ है, आई डोंट नो, तो बोलो अभी पहले फटाफट आंसर दो। अमाउंट P&L में रिकॉर्ड हुआ है एज ए एक्सपेंडिचर, मतलब डेबिट पे रिकॉर्ड हुआ है ना। अभी मैं क्रेडिट साइड का डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं। खर्चा कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? हाँ, मैंने जो सीखा था P&L उसमें डेबिट में होता है। गुड, बोलो। तो अलाउड है तो, एंड ऑलरेडी बराबर रिकॉर्ड हुआ है, नो ट्रीटमेंट, क्योंकि अपन लेते हैं नेट प्रॉफिट, तो ऑलरेडी माइनस हो गया है। एंड डिसअलाउड है तो ऐड, एंड सपोज वो एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड नहीं है एंड इनकम टैक्स में अलाउड है तो हम रिकॉर्ड करेंगे, एंड जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा? रिकॉर्ड कर, खर्चा रिकॉर्ड प्रॉफिट, करेक्ट, इसलिए माइनस करना है। एंड डिसअलाउड है तो नो ट्रीटमेंट। तो हर एक एडजस्टमेंट के 3 इफेक्ट है, ऐड, लेस, इग्नोर। इसमें से कौन सा इफेक्ट देना है, यू हैव टू जज। रट के नहीं जाना है, क्योंकि वैसा पॉसिबल ही नहीं है। ओके, ये दोनों आपको समझ में आ गया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन सब लोग फटाफट रिप्लाई करो, अगले 12 सेकंड में 25 रिप्लाई आने चाहिए। करेक्ट है ना? हाँ, आई थिंक इनको भी समझा है। चलो, तो अभी अपन आराम से पढ़ना स्टार्ट कर दे, एक एक सेक्शन। ऑनलाइन डन हो गया? किसी को डाउट है इसमें? चलो, नाउ अभी बात करते हैं पहला डिडक्शन, एकदम टाइम पास, सेक्शन 30 एंड 31। क्या लिखा है? रेंट, रेट, टैक्सेस, करेंट रिपेयर्स, इंश्योरेंस फॉर द प्रीमाइसेस यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस प्रोफेशन अलाउड। मतलब बिल्डिंग से रिलेटेड है, आपके बिल्डिंग का जो भी खर्चा है, जैसे मेरा ऑफिस है उसका रेंट वगैरह, रेंट नहीं मतलब टैक्सेस जो भी है वो खर्चा अलाउड है। अगर रेंट है तो रेंट अलाउड है, ओनर है तो डेप्रिसिएशन अलाउड है, तो आप उसके खर्चे क्लेम कर सकते हैं। सेम प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, उसके लिए भी जो आपने खर्चा किया है रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस का, वो भी क्या है? अलाउड है, वो भी क्या है? अलाउड है। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी आता है आपका फेवरेट प्रोविजन, डेप्रिसिएशन। छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा प्रोविजन, डेप्रिसिएशन। चलो सब लोग हेडिंग लिखो, सेक्शन 32। जिनका लिखना बाकी वीडियो यूट्यूब पे आप बाद में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम
नहीं है। बस समझ में आना जरूर है। जो लोग लेक्चर को आ रहे हैं ना, कंफ्यूज होके मत जाना, डाउट है तो पूछते रहो। सेक्शन 32, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स फटाफट बता देता हूं। पहले कौन से एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं आएगा? लैंड पे डेप्रिसिएशन, एंड कुछ याद है? सेल्फ जनरेटेड एसेट मतलब अपन ने खुद बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल को रेज किया है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, है ना? तो इन एसेट्स का आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करोगे, ठीक है? ठीक है, या तो कोई प्रॉब्लम? चलो, अभी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? अभी ये तो सबने पढ़ा है ना, मतलब अब सभी लोग कॉमर्स स्टूडेंट है ना? नहीं है ना? फिर तुमको आंसर आना चाहिए। इनको भी नहीं आ रहा है, बोलिए। हाँ, कौन बताएगा डेप्रिसिएशन? करेक्ट, डेप्रिसिएशन मतलब परमानेंट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर, एंड वेयर एंड टेयर नहीं भी क्या तो भी वैल्यू उसका कम होता ही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए नाउ, डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए सबसे पहला कंडीशन है, आपको उस एसेट का क्या बनना है? ओनर बनना है। क्या बनना है? तो इसमें ओनर में क्या क्या कवर्ड है? हायर परचेस भी कवर्ड है, को ओनर भी कवर्ड है, बेनिफिशियल ओनर भी कवर्ड है। व्हाट इज हायर परचेस? अपन ने कार का एग्जाम्पल लिया था, मैंने कार ईएमआई पे ली है, तो 5 साल तक वो बैंक के नाम पे है, जिस दिन मैं ईएमआई पूरे भरूंगा तब वो मेरे नाम पे हो जाएंगी। बट राइट नाउ ईएमआई मैं दे रहा हूं, गाड़ी मेरे पास है, खर्चा मैं कर रहा हूं, है ना? सब्सटेंस प्रिविल ओवर लीगल फॉर्म, तो मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूं। को ओनर का मतलब अपन ने ऑफिस दोनों ने मिलकर आधा आधा परचेस किया है, तो आधे पार्ट का आप क्लेम करोगे, आधे पार्ट का मैं क्लेम करूंगा। एंड व्हाट इज बेनिफिशियल ओनर? मैं एसेट का बेनिफिट ले रहा हूं, डैड ने आपको लैपटॉप गिफ्ट किया, बेनिफिशियल ओनर, ये आपने परचेस नहीं किया है बट आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो आप भी उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, यूज। याद है कुछ कंडीशन? एक्टिव यूज वर्सेस, हाँ। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूज ऑफ एसेट हियर? डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए यूज का मतलब आप बता सकते हैं क्या? करेक्ट, हाँ, मतलब एसेट रेडी फॉर यूज होना जरूरी है। तो अपन ने क्लास में क्वेश्चन किया था, आपको 2 डेट्स दिए जाएंगे, एक डेट होगा परचेस, लेट्स से डेट ऑफ परचेस है 12 अप्रैल 2024, एंड डेट ऑफ पुट टू यूज पहले केस में 31 में 2024, ठीक है। नाउ अभी मैं जो प्रोविजन पढ़ा रहा हूं, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर न्यू एसेट, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर न्यू एसेट, एंड दैट टू इन द फर्स्ट ईयर ऑफ परचेस। ये सेकेंड ईयर से एप्लीकेबल नहीं होगा, ये पहला पॉइंट ध्यान में रखना है। इट इज एप्लीकेबल फॉर न्यू एसेट। अभी व्हाट इज मीनिंग ऑफ पुट टू यूज? पुट टू यूज का मतलब है रेडी फॉर यूज। जैसे कुछ लोगों के नोट्स डे 1 को तो वैसे आज भी वैसे चकाचक है, रेडी फॉर यूज है, यूज नहीं किया अभी तक, खाली मेरा फोटो देखते और पेज नमस्कार करके रख देते हैं, है ना? वो प्रॉब्लम है। सो रेडी फॉर यूज का मतलब मैंने एसी का एग्जांपल दिया था, बोलो इज दिस एसी रेडी फॉर यूज? इज अवर दिमाग रेडी फॉर यूज? यस, करेक्ट। तो यहां से कहां तक देखना है बोलो? 31 मार्च 25। सो पुट टू यूज, तो बताओ डेप्रिसिएशन के लिए पुट टू यूज इंपॉर्टेंट है या परचेस? हाँ, पुट टू यूज से 31 मार्च क्या रूल है? अगर ये मोर देन 180 है, कितना है डेज है? मोर देन 180, तो व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? फुल मिलेगा। तो सपोज लेट से 15% है, तो आपको कितना मिलेगा? 15 मिलेगा। एंड सपोज मैं ये पुट टू यूज किया मैंने 31 दिसंबर 24, यहां से 31 मार्च 25, बोलो करेक्ट। तो दिस इज लेस देन, या तो कोई प्रॉब्लम याद आ रहा है? ऐसा अपन ने कुछ पढ़ा था। अच्छा, एग्जाम में पुट टू यूज का डेट नहीं दिया तो फिर कुछ नहीं कर सकते, डेट ऑफ परचेस से वर्किंग करना है। कहां से करना है?
डेट ऑफ परचेस से वर्किंग करना है, क्योंकि पुट्यूज नहीं तो कहां से लाओगे तुम। अच्छा सपोज पुट्यूज अगले साल हुआ है तो इस साल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, अगले साल 180 का रूल अप्लाई नहीं होता है। मोर देन 180 हो या लेस देन, आपको पूरा क्लेम करना है। आपको क्या करना है, कैसे पता चलेगा कि पुट्यूज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहा ना ये तो सही है। काना ने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर कैसे पता चलेगा। काना तुमको क्या गारंटी में सिलेबस कंप्लीट करूंगा, मैं भाग गया बीच में तो पूरे फैकल्टी जैसे अपने फीस भर दिया हम सब भाग गए, गायब, नेक्स्ट सब क्लॉक करके। एटमोस्ट गुड फेथ होता है वो, भरोसा है ना। तो तुम्हारा क्वेश्चन सही है, इनकम टैक्स को चेक करना से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो बाकी तुम समझदार हो। मतलब उसका कहना है कि मैं तो क्लेम करूंगा सर। चलो ठीक है, सो ये यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सिग्निफिकेंस ऑफ डेट ऑफ परचेस, वेयर एसेट इज एक्वायर्ड बाय एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड पुट्यूज इन द सेम प्रीवियस ईयर फॉर लेस देन 180 days, एसएससी कैन क्लेम डेप्रिसिएशन 50% ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक ओके, कोई प्रॉब्लम। आइए अभी अपन स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। दो प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, वन इज ऑन एसएलएम जो छोटा है, एंड देन बड़ा डिस्कशन होगा ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। अच्छा एसएलएम सबके लिए एप्लीकेबल है या ओनली पावर जनरेशन, आइए पढ़ते हैं। अच्छा एसएलएम का मतलब क्या बताओ, सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स है, हर साल डेप्रिसिएशन चेंज होगा ना, सेम होगा, करेक्ट, चेंज नहीं होगा। चेंज कहाँ पे होगा, रिटर्न डाउन में चेंज होगा, हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहेगा। तो एप्लीकेबल टू एसएससी एंगेज द बिजनेस ऑफ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब पावर जनरेट करना है या फिर जनरेट एंड क्या करना है, क्या हो गया, जनरेट करना है, जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो आप एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। अच्छा नाउ ये एसएलएम खाली कौन से एसेट्स के लिए, टेंजिबल, मतलब पावर जनरेशन की भी अगर इनटेंजिबल एसेट्स है बोलो कंपल्सरी कौन से यूज करना है, रिटर्न ऑन वैल्यू यूज करना है। अच्छा उनको एसएलएम यूज करना कंपल्सन या चॉइस है, हाँ मतलब इवन फॉर टेंजिबल एसेट उनको डिसाइड करना है कि इस एसेट के लिए एसएलएम क्लेम करना है या इस एसेट के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू। बट एक बार आपने डिसीजन ले लिया, वो डिसीजन फाइनल होगा, बाद में रिवर्स नहीं होगा। बाद में रिवर्स, शादी होने का तो आप बोल नहीं सकते कि व्हाट्सएप डीपी तो अलग था, ये तो गड़बड़ हो गया, कोई चॉइस नहीं, पहले बोलना था। ठीक है, सो या तो कोई प्रॉब्लम, क्लियर है, ओके। नाउ गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा, जिस साल आपने मशीन यूज किया फॉर पावर जनरेशन, उसका जब रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको गवर्नमेंट को बताना है कि हमने इस एसेट पे एसएलएम मेथड फॉलो किया, रिटर्न डाउन फॉलो किया, तो रिटर्न फाइल करते समय उनको पता चलेगा। एंड एक बार आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो क्या होगा, वो फाइनल होगा। ये थ्योरी पार्ट तो आप भी मैनेज कर सकते हैं। अभी अपन एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि आपको तीन कॉन्सेप्ट बता देता हूं, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, बैलेंसिंग चार्ज एंड कैपिटल गेन। आइए एक क्वेश्चन लिखो मेरे साथ, हेडिंग लिखो स्लिम, मतलब एसएलएम लिखो, स्लिम SLM। Yes, Lalit, you are right. Now, ठीक है, अभी सुनो, आपने एसेट परचेज किया 1422 को, 1 करोड़ का, और उसका हर साल डेप्रिसिएशन कितना है, 15% है, बराबर है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन पहला पर बताओ, ओपनिंग WDV एज ऑन 1424 कितना होगा। 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। आपने कहा था कि एसएलएम में सर डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहता है, तो चेक करो कितने साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, वो माइनस करो एंड बताओ व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1424। कितना आएगा ओपनिंग WDV, सॉरी
कितना 72 लाख 70 लाख आ रहा है क्या? करेक्ट है, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा 15%। अच्छा यहाँ पे भी 50% का रूल एप्लीकेबल है, कौन सा लेस देन 180, बट ये पुट्यूजी 1/4/22 को हुआ है, तो इसलिए अपन ने पूरा क्लेम किया है। तो ओपनिंग डब्ल्यूडी कितना आएगा यहां तक किसी को प्रॉब्लम? 1 करोड़ -15 लाख -15 लाख 22-23 का 15 लाख 23-24 का 15 लाख, आपका आंसर आ गया 70 लाख। आई एम सॉरी, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अभी क्या हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? हाँ, अब इसमें अपन 4 कॉलम करेंगे, आपको रैंडम डेटा देता हूं। तो दोस्तों आपको ओपनिंग डब्ल्यूडी दिया जाएगा, नहीं तो ऐसे वर्किंग करके निकालना है। सो 1424 ओपनिंग डब्ल्यूडी 70 लैक्स। मैं भी कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, आप सॉल्व करो इसको। आपको जितना याद आ रहा है आप ट्राई करो, मैं तो सॉल्व करने ही वाला हूं। ऑनलाइन ट्राई करो। क्या हो गया, नहीं दिख रहा है क्या? कोई कंफ्यूजन है? हो गया ना? ऊपर का क्वेश्चन लिखा है आपने? चलो मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट, आप 60 सेकंड में सॉल्व करो। ऑनलाइन फटाफट आंसर भेजो। केस 1 का आंसर क्या है, केस 2 का आंसर क्या है, केस 3 का आंसर क्या है? अच्छा, टर्मिनल डिप्रिसिएशन क्या होता है? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये डायरेक्ट पीएनएल में डेबिट होता है। तो बोलो 70 लाख का एसेट मैंने 46 लाख में बेचा, तो फायदा हुआ है नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ है, करेक्ट। तो ये आएगा टर्मिनल डेप्रिसिएशन 24 लैक्स। किसी का गलत हुआ है यहाँ पे? सिंपल, ठीक है। सेकंड केस में नुकसान हुआ या फायदा हुआ है? 20 लाख का फायदा हुआ है। मैंने क्या कहा था, फायदा हुआ है मतलब ये क्या है, ओवर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन है, अगर आपको बेसिक याद है तो कब तक ये बिजनेस इनकम माना जाएगा? जब तक मैं 1 करोड़ कॉस्ट नहीं करता हूं तब तक ये बैलेंसिंग चार्ज माना जाएगा। कितना मिला अमाउंट अपने को? अभी मैं टोटल 90 लाख ही मिला है ना, अभी भी 1 करोड़ के अंदर ही है। हाँ, एंड टोटल डेप्रिसिएशन कितना आपने चार्ज किया है? तो जब तक 30 लाख रिकवर नहीं होता है तब तक उसको क्या मानेंगे अपन? बैलेंसिंग चार्ज। इसको बोलते हैं ओवर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। सो बैलेंसिंग चार्ज कितना होगा? 20 लाख। तो जब फायदा होता है तो बैलेंसिंग चार्ज, इसमें भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। काफी बच्चों को प्रॉब्लम है इसको स्प्लिट कैसे करते हैं। अभी नेक्स्ट केस में कितना फायदा हुआ है? 50 लाख का फायदा हुआ है ना। हाँ, अब इसका स्प्लिट कैसे करेंगे बताओ? क्या मैंने कहा था, एसेट के कॉस्ट के ऊपर जो मिलेगा वो कैपिटल गेन है। तो टोटल एसेट का कॉस्ट 1 करोड़ है, कितना मिला? 1 करोड़ 20 लाख मिला कि नहीं? तो 20 लाख कहां पे जाएगा? कैपिटल गेन। एंड 30 लाख बैलेंसिंग चार्ज। ऑनलाइन बताओ सबको समझा क्या? करेक्ट है। सो बोलो व्हाट इज लर्निंग पॉइंट? बताओ बैलेंसिंग चार्ज कितना लेना है मैक्सिमम? टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। टू द एक्सटेंट ऑफ, तो टोटल डेप्रिसिएशन आपने ही कितना चार्ज किया है? 30 लाख, तो उतना ही बैलेंसिंग चार्ज होगा। उसके ऊपर जो भी मिलेगा वो कहां पे जाएगा? कैपिटल गेन में जाएगा। सबको क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे। लिख के हो गया सबका? ऑनलाइन फटाफट रिप्लाई करो, कोई डाउट है तो वो भी भेज दो।
नेक्स्ट, अच्छा अभी एक क्वेश्चन है, प्लीज पे अटेंशन, पूरे प्लीज ध्यान दो। डेप्रिसिएशन में आप प्लीज ध्यान दो, बातें मत करो। कुछ डाउट है क्या? नहीं ना, ध्यान दो, सुनो। एसएलएम हो या रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड हो, मेरा क्वेश्चन सुनो। अगर मैं एसेट जिस साल खरीदा उसी साल बेचता हूं तो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है क्या? तो जब डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा तो ना टर्मिनल डेप्रिसिएशन होगा ना बैलेंसिंग चार्ज, बिकॉज देर इज नो अंडर चार्जिंग एंड देर इज नो ओवर चार्जिंग। एंटायर जो भी डिफरेंस है प्रॉफिट लॉस डायरेक्टली कहां पे जाएगा? कैपिटल गेन में जाएगा। कहां पे जाएगा? हाँ, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं हुआ है ना। इनकम टैक्स में क्या बोला है? 31 मार्च को एसेट आपके ब्लॉक में होना जरूरी है तो ही डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। तो इफ आई ट्रांसफर एसेट इन बिटवीन देन उस साल का मैं डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करूंगा, तो फिर ऐसा होगा। ठीक है, ये सबसे इजी चैप्टर लगता है। ललित सिद्धि पढ़ो, क्या लिखा है? लिखा है कि नहीं? उनको मैं मजे ले रहा हूं। ललित थैंक यू सो मच, पर इनको हार्ट अटैक आ गया, बहुत तेरे को गाली पड़ रही भाई, ऐसा मत बोल। चलो नेक्स्ट, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। व्हाट इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड? हम वेट कम करना चाहते पर होता नहीं, बस वही है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसएलएम एंड रिड्यूसिंग बैलेंस? यहां पे डेप्रिसिएशन हमेशा ओपनिंग बैलेंस में अगर वो चेंज होता जाएगा। ठीक है ना, पहला कॉन्सेप्ट है ब्लॉक ऑफ एसेट। अच्छा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ब्लॉक का कॉन्सेप्ट अपन देखा था। ब्लॉक मींस एक ग्रुप में नंबर ऑफ एसेट्स रहते हैं। वो क्यों कर रहे हैं मैंने आपको लॉजिक कहा था, क्योंकि इतने सारे एसेट्स होते हैं, हर एक का अलग अलग अकाउंटिंग करना प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो ब्लॉक में क्या करेंगे, हम एसेट्स का ग्रुपिंग किया जाएगा, उस पूरे ग्रुप पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सुनो ध्यान से, एसएलएम में हर एक एसेट का वर्किंग हम अलग अलग करते हैं, तो वहां पे आप इंडिविजुअल प्रॉफिट लॉस ढूंढ सकते हैं। रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड में इंडिविजुअल प्रॉफिट लॉस ऑफ एसेट एंड नहीं, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो ब्लॉक वाइज होगा। कैसे होगा? 1-to-1 कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, डेप्रिसिएशन कौन से अमाउंट में चार्ज करते हैं अपन? रिटर्न ऑन वैल्यू के ऊपर। हाँ, पर रिटर्न ऑन वैल्यू के ऊपर एक कॉस्ट रहता है, उसको बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट। क्या होता है सबसे पहले? हाँ, तो फर्स्ट डेप्रिसिएशन कौन से अमाउंट पे आएगा? फर्स्ट जब मैं नया परचेज, एक्चुअल कॉस्ट, उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, बराबर है। तो ये ठीक है। नाउ अभी आते हैं आईएमपी पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है 43(1). अच्छा, एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या? सुनो, जहां पे मैं फर्स्ट टाइम जिस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा उसको बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट। तो ये एक्चुअल कॉस्ट पिक्चर में कब आएगा? जब हमने नया एसेट परचेस किया है या एग्जिस्टिंग एसेट में कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करते समय ना, मैंने आपको सिंपल बताया था, एसेट पुट यूज होने के पहले जो भी खर्चा किया है उसको एसेट के कॉस्ट में क्या करना है? ऐड, है ना। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे, बट एग्जाम में और भी 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। सो आपको लर्न क्या करना है? सिंपल, आपको बस एग्जाम में चेक करना है खर्चा कब हुआ है, पुट्टे उसके पहले हुआ है या पुट्टे उसके बाद। बोलो, पुट्टे उसके पहले हुआ है तो बस आपको डायरेक्टली एसेट के कॉस्ट में क्या करना है? ऐड। तो देखो क्या क्या ऐड होगा? पहला परचेस प्राइस ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अप टू डेट ऑफ पुट्टे यूज, फ्रेट, लोडिंग अनलोडिंग, इंस्टॉलेशन, मतलब एसेट्स इस फॉर्म में लाने के लिए आपने जो भी खर्चा किया, इंस्टॉलेशन चार्जेस, टेम्पो के चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग, हर एक खर्चा क्या होगा? ऐड। मैंने आपको ये भी एग्जाम में क्वेश्चन दिया था, मतलब आपको पूछा था कि आप कंपनी के डायरेक्टर हो, आप जर्मनी गए हो मशीन बुक करने के लिए, तो आपका जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है 2 लाख रुपए, वो भी क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर माई एग्जाम्पल, यू नीड टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट। मैंने क्या बोला? एनी एक्सपेंडिचर। अभी मैंने 10 एग्जाम्पल दिए, एग्जाम में 15 भी आ सकता है। सो प्रिंसिपल लर्न करना है, उसका एग्जाम्पल नहीं रटना है अपने को, कॉन्सेप्ट समझना है कि पुट्टे उसके पहले हर एक खर्चा क्या करना है? ऐड। बस 2 ही खर्चे माइनस होते हैं, अगर आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिला है वो माइनस होता है, एंड जीएसटी भी क्या होता है? माइनस। जीएसटी माइनस क्यों होता है मैं आपको पढ़ाऊंगा, जीएसटी में अभी नहीं बता सकता हूं, मतलब बताऊंगा तो आपको समझेगा नहीं। ठीक है, तो या तो कोई प्रॉब्लम। अच्छा, और क्या क्या ऐड होता है? और अपन ने कुछ डिस्कस किया था, ट्रायल रन एक्सपेंस याद है? ट्रायल रन एक्सपेंस क्या होता है? वो मशीन बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको अपन ने टेस्टिंग करके देखा, तो उसके लिए मैंने कुछ चीजें बना के देखी, तो उसका रॉ मटेरियल का खर्चा क्या होगा? ऐड।
एंड उसका इनकम क्या होगा, माइनस होगा, इनकम क्या होगा, देन लॉस ऑन एक्सचेंज रेट, याद है मैंने मशीन बाहर से परचेस किया है, तो जब मैंने परचेस किया तो डॉलर रेट अलग था, एंड जब मैं पे करने गया डॉलर महंगा हो गया, तो इन टर्म्स ऑफ डॉलर तो मैंने उतने दिया बट मेरा रुपीज में पैसा ज्यादा गया, तो लॉस ऑन फॉरेन एक्सचेंज भी क्या करना है, ऐड, एंड प्रॉफिट ऑन फॉरेन एक्सचेंज लेस। तो ये चार चीजें लर्न करना है कि ट्रायल एंड एक्सपेंस को क्या करना है, बोलो ऐड, ट्रायल एंड इनकम को लेस, लॉस ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट ऐड, गेन ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट लेस। तो ये चार चीज आपको ध्यान में रखना है, एंड फिर आपका आएगा एक्चुअल कॉस्ट, एंड फिर इस पर आप डेप्रिसिएशन आराम से निकाल सकते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ अभी ये बताइए, आपको किसी ने एसेट गिफ्ट दिया है, गिफ्ट दिया है बेनिफिशियल ओनर, तो मैंने कहा था कि आप उसका डेप्रिसिएशन क्लेम, बट फर्स्ट यू हैव टू रिकॉर्ड इट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आप कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, इट डिपेंड्स ऑन उस बंदे ने कौन से पर्पस के लिए यूज किया है। अगर उन्होंने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया तो बोलो उन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया क्या, नहीं, तो फिर क्या होगा बताओ, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर, एंड उन्होंने बिजनेस में यूज किया तो एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, तो उनका जो डब्ल्यूडीवी होगा वही तुम्हारा डब्ल्यूडीवी होगा, ताकि एक एसेट पे लोग मल्टीपल टाइम डेप्रिसिएशन क्लेम ना करें। तो ये कौन से केस में आएगा, जब आपको एसेट किसी ने गिफ्ट दिया है एंड आप उसका डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हो, तो पहले अकाउंट में तो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, तो रिकॉर्ड इस अमाउंट पे होगा। अच्छा नाउ ये भी सिंपल प्रोविजन है, आप सबको पता है जब आप एसेट परचेस करते हैं तो कैन आई पे इन कैश, यस, बोलो कितना कैश पे कर सकते हैं, 10,000 पर डे। एग्रीगेट आपको व्हाट इज एग्रीगेट, एक दिन में अलग अलग पेमेंट किया तो भी चलेगा, वन स्ट्रोक चलेगा, मतलब 10,000 में आ जाएगा वो। अच्छा 10 तक किया तो चलेगा ना, एवरीडे 10,000 नो प्रॉब्लम, बट अगर मैंने 12,000 रुपए कैश में दिया, बेयर चेक में दिया, तो उस अमाउंट का मैं डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाऊंगा, सिंपल। ये फॉर्मेट है जो अपने को फॉलो करना है, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ओपनिंग ब्लॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर, लेस सेल कंसिडरेशन, लेस डेप्रिसिएशन, एंड फिर आएगा डब्ल्यूडीवी, ठीक है। अभी अपन कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं एंड देन लेट्स सी। ये ब्लॉक रेट्स है, अच्छा पहले ब्लॉक रेट्स पढ़ने में आपको पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलो लिखो क्वेश्चन मेरे साथ, हेडिंग लिखो, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आप आंसर बताओगे, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। ब्लॉक रेट लिखो 15%, थोड़ा फास्ट लिखो, तो 1424 को आपका ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है, जिसमें दो एसेट से एक साथ 90,000 है। आपने 12/12/24 को और एक एसेट परचेस किया जिसका नाम है जेड, 1,10,000 का, टोटल आपके एसेट्स हो गए 2 लाख के, उसमें से एक्स अपन ने क्या हो गया, अरे हाँ होता है ऐसे, दोपहर में होता है, 2 लाख हो गया, एंड सोल्ड फॉर 60,000, ओके, मतलब 60,000, आप बोलने की कोशिश मत करना, ओके। हाँ बहुत प्रैक्टिस किया मैंने, यस, टिकस हुआ, टैक्स हुआ, ओके। नाउ अभी 2 रूल आपको याद करना है। मैंने आपको कहा था कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्लोजिंग बैलेंस लिखने से पहले 2 क्वेश्चन खुद को पूछना है। पहला, अगर ब्लॉक एम्प्टी हुआ है तो डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, बोलो ब्लॉक एम्प्टी हुआ है क्या, टोटल एसेट्स कितने आपने बताओ, करेक्ट 3 है, उसमें से अपन ने 1 को बेच दिया है, तो अभी भी आपके पास कितने एसेट्स हैं, 2, तो ब्लॉक एम्प्टी हुआ है क्या, नहीं, डब्ल्यूडीवी नेगेटिव हुआ है क्या, नहीं, तो डेप्रिसिएशन आएगा। ये 2 चेक पॉइंट आप करेंगे तो आपका कभी गलती नहीं होगा, डायरेक्टली प्लीज उसको मत लिखना। चलो सो लिखो 1,40,000, ये आ गया अपना क्लोजिंग बैलेंस, ऑनलाइन यहाँ तक क्लियर है।
तो 2 एक्सेप्शन एग्जाम में ईमानदारी से आपको अप्लाई करना है। अच्छा नेक्स्ट, अभी डेप्रिसिएशन निकालते समय फीफो या लीफो कुछ याद है? सेल के लिए फीफो, डेप्रिसिएशन के लिए हाँ, तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन किस पे निकालना है? लेटेस्ट परचेस। क्यों? नहीं तो 180 का रूल अप्लाई नहीं होगा। तो बोलो अभी 140 को अपन स्प्लिट करेंगे, इधर ही कर देते डायरेक्ट। तो पहला 1 लाख नहीं, हाँ बोलो अभी 140 के 2 पार्ट करेंगे ना अपन, कितना आएगा? पहले 140 में पहला कौन सा मानेंगे? 1,40,000 में पहला जेड का वैल्यू 1,10,000 एंड वाई 30,000 बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि टोटल ब्लॉक ही 1,40,000 का बचा है, उसमें से 1,10 तो लेटेस्ट परचेस दिख रहा है, मतलब बैलेंस बचा 30,000। या तो कोई प्रॉब्लम? चलो अभी आप 1,10,000 का डेट बताओ, चेक करो डेटा पुट टू यूज एंड बताओ डेप्रिसिएशन कितना क्लेम करूं मैं। कब परचेस हुआ है? December 24, तो 12 दिसंबर से 31/5, मोर देन 180 या लेस देन 180? लेस देन 180। तो बोलो 15% मिलेगा या 7.5? 7.5% मिलेगा। यस, तो यहां पे मिलेगा 7.5% एंड यहां पे मिलेगा 15%। जरा अमाउंट बताओ। 82 एंड ये 4,000, 12,750। तो ये ऊपर लिख दो, ये आएगा डेप्रिसिएशन। करेक्ट है ललित, योर आंसर इज करेक्ट। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हमेशा लेटेस्ट एसेट पे पहले चार्ज करना है, फिर क्योंकि उसका अपने को 180 का रूल अप्लाई करना है, इसलिए। ये सही है क्या बताओ? तो ऊपर लिख दो 12,750 एंड ये आ गया अपना क्लोजिंग WDV। ₹1,00,000 ऑनलाइन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? सिंपल, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सिद्धि हो गया? कुछ कंफ्यूजन है? ऑनलाइन 4,000, हाँ बराबर है। काना योर आंसर इज राइट। ऑल इन वन नाम है, करेक्ट है, ऑल इन वन, ऑल आंसर्स आर राइट। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे अरे झूमेले कैसे लग रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बाप रे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जॉब होने के बाद सारस बाग में बैठ के आवाज निकालने का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आइडिया अच्छा है। तुमने मजाक किया कि नहीं? मैंने मजाक किया। चलो हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कंप्यूटर के स्क्रीन के आपके लिए। ये मेरा डायलॉग तुमने किसी सीरियल में सुना है क्या? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर के स्क्रीन पे। ये मेरा डायलॉग आपने केबीसी में सुना रहेगा। हाँ, वो मेरा वीडियो देख के उन्होंने लिया है। यस, चलो क्या हो गया? जो करेक्ट देगा आंसर वो मेरे को 200 रुपए देगा, और जो गलत देगा वो 500 रुपया। तुम लोग पैसे के लिए मत पढ़ो रहे, पैसा सेकेंडरी होता है लाइफ में। पैसा क्या कर रहे हो? हाँ हो गया। बोलो डेप्रिसिएशन आएगा कि नहीं आएगा? ये एक्सेप्शन अपना फर्स्ट है, जहां पे WDV क्या हुआ है? ब्लॉक एम्प्टी नहीं हुआ है, दिमाग एम्प्टी है, ब्लॉक एम्प्टी नहीं है। अभी भी 2 एसेट्स है, तो कितना आएगा ये डायरेक्टली क्या आएगा?
फॉर डेप्रेसिबल एसेट देयर इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. ऑनलाइन बराबर है क्या? दीप पटेल करेक्ट, विनय करेक्ट. नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन लिखो पहले ये. हो गया? आगे बढ़ू मैं? कोई लिख रहा है? ये नुबा हो गया तो लिख के. नेक्स्ट, अभी तीनों बेच दिए. सोल्ड एक्स वाई एंड जेड. करेक्ट. हाँ कहा ना, तुम पढ़ो, तुम गलत जगह फोकस मत करो. खाना आज खतरनाक रिप्लाई दे रहा है. ओके तो अभी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 90,000, परचेस अपन ने एसेट जेड किया है, तीनों एसेट बेच दिए 31 जान को. तो एज एन 31 मार्च ब्लॉक और दिमाग दोनों क्या है? अच्छा आपने एटलीस्ट एक्सेप्ट तो किया. ब्लॉक एम्प्टी हो गया ना? यस. तो यहां पे डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, बट अभी अपने का नुकसान हो गया. 2 लाख का एंटर ब्लॉक मैंने 96,000 में बेचा, तो कितना नुकसान हुआ? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. यार आपको तो सब कुछ आ रहा है, रिवीजन लो कि नहीं? नहीं मजाक कर रहा हूं मैं. ब्लॉक एम्प्टी है, करेक्ट है. चलो तो ये आइडिया आ गया डब्ल्यूडीवी कैसे करते हैं. ओके. आज सुबह तुम नहीं थे क्या दोस्त? था क्या? तो मेरे को दिखते कि नहीं क्लास में रोज? होते बट दिखते नहीं. कुछ तो जादू है, जादू. ओके. व्हेन डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज्ड, पहला बोलो. व्हेन डब्ल्यूडीवी रिड्यूस टू 0 एंड व्हेन ब्लॉक इज एम्प्टी, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा. 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए? कंफर्म? ठीक है. नाउ ब्लॉक रेट्स ये आपको एक बार पढ़ना है, इसमें कुछ बस आपको रटना है. मैं मेन प्रोविजन बताता हूं. बिल्डिंग इंपॉर्टेंट, आईएमपी मार्क करो. बिल्डिंग प्रीवियसली यूज फॉर प्राइवेट पर्पस एंड बाद में आप उसको बिजनेस में लेके आ गए. ये प्रोविजन प्लीज पे अटेंशन, इज ओनली फॉर बिल्डिंग है. किसके लिए एप्लीकेबल? ओनली फॉर बिल्डिंग. एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनना. ये अपन ने एक हाउस प्रॉपर्टी परचेस किया है, 12 दिसंबर 2022 को, एंड आप उसको बिजनेस में लेके आए हैं 1/4/24 को. इसका कॉस्ट था 30 लाख रुपीज. तो ये प्रोविजन में डिस्कस क्या किया है कि जब आप इसको एज अ बिजनेस एसेट्स लेके आ रहे हो, उसका वैल्यू क्या होगा. बस ये डिस्कशन पूरा अपन करने वाले हैं, क्योंकि बिजनेस में एंट्री तो करना पड़ेगा ना, ये एसेट कितने अमाउंट में आया, तो उसका वैल्यू कहां से होगा ये अपन डिस्कस करेंगे. ठीक है? करेक्ट ललित, सही लिखा है तुमने. ओके नाउ, तो किसी को कुछ याद है क्या? कोई बताना चाहेगा क्या अपन ने पढ़ा था? यहां से यहां तक बोलो. 30 लाख लेना है या नोशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? करेक्ट, आपको नोशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. तो यहाँ पे नोशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. अच्छा, अभी बिल्डिंग के 2 ब्लॉक रेट्स है. रेसिडेंशियल है तो 5% है, कमर्शियल है तो 10. अपन ने क्लास में क्या पढ़ा था? ये डे 1 से क्या माना जाएगा? कमर्शियल माना जाएगा. कितना चार्ज करना है? 10%. एंड फिर यहाँ पे वैल्यू आएगा, बराबर है. चलो तो बताओ वैल्यू कितना आएगा फिर. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप कौन से अमाउंट पे रिकॉर्ड करोगे, सब लोग बताएंगे अभी मेरे को.
चलो जल्दी करो। डे 1 से कमर्शियल माना जाए, करेक्ट। हाँ यस, अभी का तुमने तो ऊपर के आंसर दो। तुम दे सकती हो? कौन देगा आंसर? दोस्त तुम दे सकते हो? अच्छा अभी वो कैलकुलेट स्टार्ट किया, मस्त बैठा था सर है, चलने दो। हाँ यस मैडम, कौन देगा आंसर? 24 लाख। अच्छा ये मयूर का आंसर है, 24 लाख 30,000 पर रिकॉर्ड होगा। और कोई आंसर? ललित? अरे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है अपने को बस, तो कैसे करेंगे? पहले 12/12/22 को परचेस हुआ है 30 लाख में, तो पहले 31 दिसंबर 31 मार्च 23 का पहला डेप्रिसिएशन आएगा एट 5% आएगा। क्यों 5%? क्योंकि पुट यूज लेस देन 180। मगर तुमने पूरा लिया है क्या? नहीं, पुट यूज, हाँ ठीक है, 1 मिनट। तो ये 1.5 लाख आएगा। मयूर समझ में आएगा क्या? और यहाँ पे आप ट्राई करो, यहाँ पे मिस्टेक हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में नहीं होना चाहिए, इसलिए तो अपन सेशन ले रहे एक्स्ट्रा। तो प्लीज ट्राई करो, खाली आके मत बैठो गणपति जैसे। फिर सेकेंड डेप्रिसिएशन, करेक्ट। सो ये आएगा 2,85,000, बराबर ना? नहीं ऐसे ही है ना, क्या अलग है? हाँ तो बताओ फिर, बराबर है ना, क्या गलत है कुछ? कितना आ रहा है फिर? एक बार चेक करो मैंने कैलकुलेशन अमाउंट सही लिखा है क्या? हाँ तो इस अमाउंट पे रिकॉर्ड किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो डे 1 से क्या करना है बताओ? डे 1 से उसको कमर्शियल मानना है एंड डे 1 से 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन क्लेम करना है आपको। हो गया क्या? इतना स्पीड से लेते हो, बराबर है, रिवीजन हो रहा है ना बराबर? हाँ आराम से लेते हो, कोई घाई नहीं मेरे को, बस आपका अटेंडेंस कम नहीं होना चाहिए। हाँ? पेट्रोल आप ही हो, मैं तो गाड़ी हूं, पेट्रोल खत्म गाड़ी बंद। चलो लिख के हो गया? कोई लिख रहा है? हो गया ना, ठीक है। तो देखो यहां पे दिया है डे 1 से क्या करना है आपको? नोशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एडिशनल डेप्रिसिएशन। अच्छा पहले बताओ व्हाट इज मीनिंग ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन? ओवर एंड अबव नॉर्मल डेप्रिसिएशन, बट ये सबके लिए है क्या? नहीं। हु कैन क्लेम? SEC engage in business of manufacturing and production of any article or in the business of generation or transmission or distribution। तो मतलब 5 है, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन। इस 5 में से आप कोई भी अगर एक्टिविटी कर रहे हो तो आप एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। ना बिफोर गो अहेड, एडिशनल डेप्रिसिएशन हर बार मिलता है या वंस इन अ लाइफ टाइम मिलता है? एक ही बार मिलता है। व्हाट इज द रेट? 20% एंड लेस देन 180। तो इस साल 10, अगले साल 10, एंड पूरा एसिड अगर अगले साल पुट यूज किया तो मतलब अगर एसिड इस साल पुट यूज है फॉर मोर देन 180, इस साल 20%, लेस देन 180 तो इस साल 10, अगले साल 10, एंड अगले साल ही मोर देन 180, अगले साल ही पुट यूज हुआ तो अगले साल 180 रूल अप्लाई नहीं होता है। तो ये रेट सबको पता है। पुट यूज फॉर मोर देन 180 20%, लेस देन 180 10%। नाउ इट इज ऑन एक्चुअल कॉस्ट, देखते क्या है, एंड बैलेंस कैन बी क्लेम इन द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर। ओके नाउ सब लोग ध्यान दो, एक क्वेश्चन करेंगे अपन, हेडिंग लिखो एडिशनल डेप्रिसिएशन, लिखो, थोड़ा फास्ट लिखना दोस्तों। अच्छा टाटा मोटर्स डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं क्या? मैन्युफैक्चर है क्या वो? हाँ, मैं क्लेम कर सकता हूँ एडिशनल डेप्रिसिएशन। आप भी आपका आगे जाके प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अपने लिए ओनली नॉर्मल है ना? ठीक है।
एंड ये भी प्लांट एंड मशीनरी के लिए, कौन से एसेट के लिए? तो नॉर्मल रेट 15% है। मैं आपको डेटा लिख के देता हूं, आप मेरे को दोनों डेप्रिसिएशन निकाल के बताओगे। चलो ये क्वेश्चन है आपके लिए, प्लीज ट्राई करो। 1/4/24 को ओपनिंग डब्ल्यूडी हुए 20 लाख, 15 जून को अपन ने परचेस किया है 4 लाख का, वापस एक एक क्या हो गया, हाँ 6 लाख है, सॉरी, गुड ऑब्जर्वेशन, मैंने इंटेंशनली एक जीरो कम लिखा था, आपका ध्यान है कि नहीं चेक करने के लिए, वेरी गुड डिम्पल, गुड ऑब्जर्वेशन। सो 30 लाख हो गया, लेस सोल्ड जीरो, क्लोजिंग बैलेंस 30 लाख। अभी मैं आप चाहता हूं कि आप दो डेप्रिसिएशन निकाल के बताओ, नॉर्मल एंड एडिशनल। नॉर्मल रेट 15% है, एडिशनल तो आपको पता है 20% है। हो गया? चलो डेप्रिसिएशन अपन कैसे निकालते हैं, लेटेस्ट परचेस के हिसाब से ना। दो परचेस दिए मैंने, बोलो पहला कौन सा परचेस है? 1 जनवरी 25 का 6 लाख का है, दूसरा 15 जून 24 का 4 लाख का है, एंड बैलेंस तो ओपनिंग है, फिर ओपनिंग डब्ल्यूडी कितने का है? 20 लाख। चलो डेट के हिसाब से बताओ, जनवरी को परचेस किया है, जैन फेब मार्च, लेस देन 180 या मोर देन 180? तो इस एसेट का 7.5% होगा, क्योंकि ये परचेस 1 जन को किया है, तो जनवरी फरवरी मार्च कितने मंथ्स होंगे? 3 मंथ्स। नेक्स्ट 15 जून से 31 मार्च, मोर देन 180, इसका 15 होगा, एंड ओपनिंग डब्ल्यूडी का हमेशा 15 ही होगा, तो ये कितना आएगा? 45,000, 60,000, तो एक बार चेक करो, नॉर्मल डेप्रिसिएशन 4,05,000 आ रहा है क्या? सेम में एडिशनल निकालो अभी। अच्छा, एडिशनल डेप्रिसिएशन सभी एसेट पे आएगा, या इस साल जो परचेस उस पे आएगा? इस साल जो परचेस हुआ है उस पे आएगा। . 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
तो ओपनिंग बैलेंस पे तो नहीं आएगा ना एडिशनल डेप्रिसिएशन। हाँ, पहले नॉर्मल डेप्रिसिएशन समझा सबको, 2 परचेज दिए बस बने, थोड़ा सा चेंज क्या करें, 2 परचेज तो 2 बार निकालेंगे, उसमें क्या है, बाकी कुछ नया नहीं इस पे क्वेश्चन, बस परचेज मैंने 1 की जगह 2 दिए है। कुछ गड़बड़ है, कंफ्यूजन है, बोलो। बराबर समझ में आया ना, कोई डाउट नहीं ना? हाँ बोलो, एडिशनल कितना आएगा, पहले इसका 10 क्यों, बराबर है, लेस देन, एंड दूसरा 20%, तो ये आएगा 60,000 और ये आएगा 80,000, टोटल आ गया 1,40,000। कुछ गड़बड़ नहीं ना? ये माइनस करो, आगे आपका क्लोजिंग WDV, ऊपर लिख दो नॉर्मल डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल। कितना रहा क्लोजिंग बैलेंस, 50, ठीक है, या तो कोई प्रॉब्लम, चलिए ये हो गया एडिशनल डेप्रिसिएशन। नाउ लास्ट कॉन्सेप्ट एंड देन विल स्टॉप, तो अपना डेप्रिसिएशन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट इज अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। व्हाट इज अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन? व्हेन माय प्रॉफिट इज नॉट इनफ, मेरा बिजनेस इनकम कम है टू एब्जॉर्ब द डेप्रिसिएशन, फिर मैं डेप्रिसिएशन को दूसरे इनकम में भी एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा, बट वो भी अगर नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे? यस, व्हाट इज अनएब्जॉर्ब? माय इनकम इज नॉट इनफ, माय डेप्रिसिएशन इज मोर देन माय बिजनेस इनकम एज वेल एज अदर इनकम। तो इसको हम क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स, इट कैन बी सेट अप अगेंस्ट एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी एंड कैजुअल इनकम, बस वही है, ये सेटअप में आएगा पॉइंट। So depreciation remaining unabsorbed can be carried forward for indefinite period of time, and it can be set up against any income except salary and casual income. ठीक है, चलिए, एनी क्वेश्चन? तो यहाँ तक अपन ने 9 पॉइंट्स कंप्लीट किए हैं डेप्रिसिएशन के, आने वाले 2-3 दिन में बचा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से अपन रिवीजन लेंगे, आपको समझ में आ रहा है ना? मैं एकदम फास्ट भी नहीं जाऊंगा, एकदम स्लो भी नहीं जाऊंगा, बट वील हैव सम स्पीड, नहीं तो फिर बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना? इतना स्पीड ओके, क्या फास्ट लग रहा है? बराबर है ना? हाँ, अभी जिनके लेक्चर मिस हो उनको फास्ट लगेगा, मैंने पहले बोला कि डायरेक्ट रिवीजन में मत आना, बेसिक थोड़ा रेडी होना जरूरी है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं इसी उत्साह में विद सेम अटेंडेंस। बाय बाय ऑनलाइन, कल मिलते हैं 3:45 को।